डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जीके पार्ट 3 को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की हमारी जीके हैं और जीके का एरिया है यूरोप का एरिया। यूरोप के एरिया में जितनी भी घटनाएं, जितनी भी उथल पुथल हुई और जो सन याद रखने योग्य हैं, उन सब को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम जानें कि यूरोप के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज है उनके हम नाम एक बार रिपीट करते हैं। जैसे इंग्लैंड है, जापान है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, यूनान है। इन देशों में जो भी 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में होने वाली घटनाओं पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में 1688 में शानदार क्रांति हुई थी। शानदार क्रांति का मतलब वहाँ पे जो भी परिवर्तन करने थे राज्य व्यवस्था में, राजतंत्रीय व्यवस्था में, और संसद को किस तरीके से परिवर्तन करने थे, वो परिवर्तन यानी कि बिना खून खराबे के जो परिवर्तन हुए, इसलिए इंग्लैंड की इसको शानदार क्रांति कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब ये किया गया था। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, ये भी पहले क्या था, बहुत टुकड़ों में विभाजित था। 1707 में इसका क्या कर दिया गया, इसका एकीकरण कर दिया गया, इसका गठन कर लिया गया। अब हम देखते हैं कि इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच युद्ध कब हुआ था। देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही यूरोप के देश है, इनके बीच भी एक बार युद्ध हुआ था जो 1756 में शुरू हुआ और 1763 तक दोनों देशों के मध्य क्या था, लंबा युद्ध चला था। अब देखिए, यूरोप की बात करें और नेपोलियन का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो नेपोलियन बोनापार्टा का जन्म कब हुआ था? ये 1769 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्टा बहुत यूरोप में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और जिसने बहुत यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? यूरोप की बहुत ही फेमस और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के लिए प्रसिद्ध जो क्रांति है, जिससे और देशों ने बहुत सारी मदद ली, अपने प्रेरणा ली और अपने देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस का राजा था लुई 16वां, वो बड़ा ही तानाशाह था और जब ये क्रांति हुई तो उसके बाद उसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये उसको कब फांसी पर लटकाया गया, तो वो 1789। वियना की संधि कब हुई थी? देखिए, यूरोप के जो देश है उसके लिए वियना की संधि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। वियना की संधि 1815 में हुई थी। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित हुआ? जब तानाशाह, निरंकुश, लुई 16वां इस वंश को सबको ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। तो वो कब हुई थी? 1830 में हुई थी। 1830 में। नेपोलियन बोनापार्टा का पतन कब हुआ था? ये डेट भी बहुत याद रखनी है। कब हुआ था? 1815 में। 1815 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जर्मनी को विभाजित कर रखा था। तो वो कब था? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और ये भी दुनिया के दो गुटों के बीच लड़ा जाने वाला क्या था, युद्ध था, जिसमें यूरोप के कई देशों की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका। जर्मनी महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो ये नेपोलियन ने की थी। नेपोलियन बोनापार्टा ने की थी। अब जब फ्रांस छींकता है तो कहते हैं कि बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये मेटरनिक ने दी थी। 19वीं सदी में इटली कितने राज्यों में विभाजित
था। देखिए इटली के एकीकरण की कहानी भी लंबी है। इटली का जो विभाजन है वो भी लंबा है। तो छोटा सा इटली है उसको भी 7 प्रांतों में क्या कर रखा था, विभाजन कर रखा था। तो कितने भाग थे, 7 भागों में विभाजित था। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? वाटरलू की लड़ाई भी बड़ी इम्पोर्टेंट है यूरोप में, बोनापार्टा से रिलेटेड, फ्रांस, इन सारे से। तो वो कब थी, 1815 में। गॉड सेव आवर नोबल किंग, यानी कि गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये किस देश का राष्ट्रीय गान है? प्रथम पंक्ति है किसी देश के राष्ट्रीय गान के, तो ये है इंग्लैंड का। इसका है, ये इंग्लैंड का है। नेपोलियन बोनापार्टा ने नागरिक संहिता कब जारी की थी? उन्हें एक संहिता बनाई थी, अपने फ्रांस के देश के लिए नियम बनाए थे कि उसको कैसे क्या करना है, तो वो बनी थी 1804 में। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें नापतोल की व्यवस्था या जो जो अच्छे नियम बनाए, एक जैसी आचार संहिता बनाई, उसके विषय में इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। कुस्तुनिया की संधि कब हुई थी? ये संधि भी इम्पोर्टेंट है, ये 1832 में हुई थी। इटली का एकीकरण कब किया गया? ये 1859 से 1870 के बीच हुआ था। अभी हमने प्रश्न किया था कि इटली को 7 भागों में विभाजित किया गया था और फिर उसको एकीकरण करने की बात आई तो भी उसमें समय लगा, जो 11 वर्ष का समय लगा, फिर जाके इसका क्या किया गया, एकीकरण किया गया। टूटी हुई बेड़िया किस चीज़ का प्रतीक है? अब वो है आज़ादी मिलना। अब देखिए पहले देश थे, कोई राजाओं के अधीन था, कोई तानाशाहों के अधीन हुआ करता था, ठीक है ना। तो उस समय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते थे उसमें लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ व्यक्ति ज़्यादा दिखाया जाता था। उसका मतलब ये था कि जब व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता छीन लिए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, दूसरों के अधीन होता है। जब वो बेड़ियाँ कटी हुई दिखाई जाती है तो वो प्रतीक होती है कि अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उगते सूर्य की किरण की किस चीज़ का प्रतीक है? यानी कि सूरज को जो उगता हुआ दिखाया जाता है उसको किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है? तो वो एक नए युग का सूत्रपात है। यानी कि राजवंश से संवैधानिक राजतंत्र शुरू हो जाता है, संवैधानिक राजतंत्र से लोकतंत्र शुरू हो जाता है, तानाशाही से क्या होता है, लोकतंत्र शुरू हो जाता है। तो इस तरह जब नए युग का प्रारंभ होता है तो उगते सूरज का प्रतीक क्या करता है, वो उसको संकेत देता है। इन पार्ट 3 में जेके में इतना ही है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट, थैंक यू।